साड़ी। लेखक जीवनानंद दास। देखना तुम्हारी चाय ठीक बनी है या नहीं। तुम्हारी चाय बनाना भी कितना मुश्किल काम है। उषा ने प्याला अपने पति की मेज पर रखते हुए कहा। काफी देर से सोकर उठने के बाद रंजीत मेज पर पैर फैलाकर बैठा था। उसे कुछ जरूरी चिट्ठियां लिखनी थीं। चाय के रंग को एक बार देखने से ही समझ आ गया कि चाय बनाना वाकई मुश्किल काम है, लेकिन उषा ये कर सकती है। एक घूंट पीकर रंजीत बोला, ठीक बनी है। मीठी है? ठीक है। दूध और लगेगा? नहीं। लिकर और डालूं? मैंने जानबूझकर थोड़ा कम दिया है। कल रात तुमने जिस गैस्ट्रिक पेन की बात की थी, मुझे लगता है ऐसी कड़ी चाय पी पी कर ही वो हुआ है। रंजीत ने मेज से पैर हटाए और कुर्सी पर ठीक से बैठ गया। चाय के 2-3 बड़े घूंट भरकर उसने एक पैड अपनी ओर खींचा। फाउंटेन पेन को 2 बार झटकते हुए रंजीत अपने आप से कहने लगा, पता नहीं इतने टिकट होंगे या नहीं, तुम्हारे पास हैं? उषा ने सिर हिलाकर कहा, हैं। रंजीत झुककर लिखने लगा। उषा ने अपने ब्लाउज के भीतर से एक पोस्टकार्ड निकाला और कहा, देखो। रंजीत ने सिर उठाया और पूछा, ये फिर क्या है? चिट्ठी। बेहद उदासीनता के साथ उस पोस्टकार्ड की ओर एक बार देखकर रंजीत लिखते लिखते बोला, कब आई? कल दोपहर को। कहां से? पटना से। किसने लिखी? देख लो ना। पोस्टकार्ड को हाथ में लेकर इधर उधर घुमा फिरा कर देखने के बाद रंजीत ने न तो उसकी एक लाइन पढ़ी और न ही पढ़ने में कोई दिलचस्पी दिखाई। उसने उसे मेज के एक कोने में सरका दिया। चाय का एक और घूंट लेकर रंजीत अपनी चिट्ठी लिखने लगा। उषा ने थोड़ा आहत होकर कहा, देखा नहीं? कॉकरोच की टांगों जैसी लिखाई है, कुछ समझ नहीं आया। किसने लिखा है? एक छोटा लड़का है, उससे बेहतर लिखावट और क्या होगी उसकी। तुम्हारी अपनी लिखावट ही कौन सी बहुत सुंदर है। लिखते लिखते रंजीत ने पूछा, क्या लिखा है उसने? उषा को बहुत सी बातें कहनी थी, लेकिन रंजीत ने कैश बॉक्स से लिफाफा और टिकट निकालकर फिर से लिखना शुरू कर दिया था। उषा के रसोई घर के काम भी बाकी थे। उसने कहा, लड़का यहाँ 2-4 दिनों के लिए घूमने आना चाहता है। कुछ देर खामोशी से अपने आप में लिखते हुए रंजीत ने पूछा, छोटा लड़का? इस बार आईए की परीक्षा दी है। रंजीत ने एक लाइन के बीच में सेमीकोलन लगाते हुए कहा, लेकिन वो आएगा कैसे? क्यों? घर मेरा तो है नहीं। वो तो जानती हूं, लेकिन वो तो मेरे ससुराल का आदमी होगा पक्का। हाँ, मेरे मायके का रिश्तेदार है। रंजीत फाउंटेन पेन में स्याही भरते हुए बोला, सब तो जानती ही हो। उषा का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो अब कुछ भी जानना नहीं चाहती। रंजीत ने कहा, इस घर के क्वार्टरमास्टर मंजले चाचा और ताऊजी हैं। स्याही भरते हुए उसने आगे कहा, और उनके बाल बच्चे और परिवार। कलम की निब को पिनकोशन से पहुंचते हुए रंजीत बोला, वे मेरे ससुराल वालों को उचित सम्मान नहीं देते और तुम्हें भी नहीं। उषा ये जानती थी। रंजीत बोला, मैं इस घर में और किसी को नहीं लाना चाहता। अगर कहीं और जा पाता। उषा होंठ भींचकर कुछ देर खड़ी रही। उसके मन के भीतर पीड़ा थी या हताशा, आंखों में आंसू थे या आक्रोश, वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। रंजीत टी की लकीर काट रहा था और आई के ऊपर बिंदी लगाने में कोई गलती नहीं कर रहा था। कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप सब अपनी सही जगह पर बैठते जा रहे थे। उषा अवसन्न स्वर में बोली, तो क्या वो नहीं आ पाएगा? रंजीत ने सिर्फ सिर हिला दिया। इस घर में इतना सा अधिकार भी तुम्हारा नहीं है? रंजीत बोला, नहीं। मेरे मायके का ऐसा अपमान तुम सह लेते हो? देख ही रही हो, मैंने भी निगला और तुम्हें भी निगलवाया। इस घर को छोड़कर कहीं और जाने का कोई इंतजाम भी तुम नहीं कर रहे हो? पैसे कहाँ हैं? ये सवाल और उनके जवाब इन दोनों के जीवन में अब सहज हो चुके थे। इनमें कोई नयापन नहीं था। दर्द भी अब काफी कम था। दोनों ही जीवन के युद्ध में हारने के कगार पर थे, बेहद कम उम्र में ही। कभी कभी ये सोचकर दुख का एक झटका सा लगता था, लेकिन एक प्याली अच्छी चाय मिल जाए या पान सुपारी का इंतजाम हो अथवा एक सिगार सुलग जाए तो जीवन इतना भी असह्य महसूस नहीं होता। उषा ने रमेन का वो पोस्टकार्ड वापस अपने ब्लाउज के भीतर रख लिया। ब्लाउज के ऊपर हाथ फेरते हुए उसने पूछा, मेरे मायके वालों का क्या कसूर है जो ये लोग उनसे इतनी चिढ़ रखते हैं? रंजीत बोला, बहू का मायका ससुराल वालों की आंखों में हमेशा से ही खटकता रहा है। उषा ने कहा, फिर भी अगर तुम्हारी अपने पिता जीवित होते तो इन लोगों का क्या जाता?
इन लोगों को जलन कहाँ होती है? इन सब बातों पर पहले ही काफी बहस हो चुकी थी, इसलिए रंजीत अब और चर्चा नहीं करना चाहता था। वो बस लिख रहा था। उषा फिर बोली, मेरी बहन भी जब आई थी तब भी इन लोगों ने वैसा ही व्यवहार किया था। रंजीत ने अपनी चिट्ठी पूरी की और नीचे अपने हस्ताक्षर किए। उषा ने लंबी सांस भरते हुए कहा, मन खराब हो जाता है, लोग भी क्या सोचते होंगे। छी, ऐसे घर में भी रहना पड़ता है। बाहर का विशाल शिरीष का पेड़ हवा के झोंकों से शू शू कर उठा। मेज पर रखे कागजात उड़ाती हुई हवा फिर थम गई। अपने बिखरे हुए बालों को संभालते हुए उषा बोली, बच्चा है, परीक्षा के बाद 2-4 दिन के लिए घूमने आना चाहता है। यहाँ जड़ जमाकर तो बैठेगा नहीं। इसमें किसका क्या बिगड़ जाएगा, भला बताओ तो। रंजीत मेज पर बिखरे हुए कागज बटोर रहा था। उषा ने फिर कहा, इस बार पटना यूनिवर्सिटी से आईए की परीक्षा दी है। बहुत होनहार लड़का है, बोर्ड में शायद पहले 8-10 लड़कों में आएगा। कागज बटोर कर रंजीत ने उन पर शीशे का एक पेपर वेट रख दिया। उषा बोलती रही, ऊपर से स्टैंड तो करेगा ही, उसके अलावा उसने कितनी सारी किताबें पढ़ डाली हैं। हवा का एक और झोंका आया। रंजीत उस पेपरवेट की ओर देखते हुए सोच रहा था कि अगर वैशाख की ये पछुआ हवा इसी तरह चलती रही तो लिखना दूभर हो जाएगा, लेकिन ये चिट्ठियां आज की डाक में डालना बहुत जरूरी था। उषा ने याद दिलाया, पिछली पूजा की छुट्टियों में हम मुंगेर नहीं गए थे? उनके घर पर हम 15 दिन रुके थे। मुझे लेकर वे लोग क्या करें और क्या ना करें उन्हें समझ ही नहीं आता था। उठते बैठते खाते पीते उन्हें बस यही फिक्र रहती थी कि मुझे कोई तिनका तक ना तोड़ना पड़े। कितनी खातिरदारी की थी उन्होंने। आज के दौर में कौन किसका इतना करता है? रंजीत बोला, इंसान हो तो करता है, और तुम लोग देख ही रही हो हम अमानुष हैं। उषा को ये सुनकर थोड़ी खुशी हुई। वो बोली, उसके अलावा और क्या, रावण का वंश भी इतना नीच नहीं रहा होगा। पोस्ट पेपर ठीक करते हुए रंजीत ने कहा, हाँ वो तो नहीं था। उषा और भी खुश हो गई। उसने ठानते हुए कहा, चाहे जो कहो, मैं रमेन को बुलाऊंगी ही। रंजीत ने लिखना शुरू कर दिया था। उसने पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसकी बात उसके कानों तक पहुंची ही नहीं थी। उषा ने फिर कहा, मैं आज ही रमेन को लिख दूंगी कि वो सीधा चला आए। रंजीत चुप रहा। शायद वो उसे अनदेखा कर रहा था। उषा ने थोड़े कड़े स्वर में कहा, सुन रहे हो, वो तुम्हारे ही बिस्तर पर सोएगा। मेरे बिस्तर पर? कौन? रमेन। उषा ने आगे कहा, तुम कहाँ सोगे? मैं? कहाँ क्या, इस गर्मी के दिनों में कहीं भी। उषा ने गहरी तृप्ति के साथ कहा, अगर वो मच्छरदानी ना लाए तो अपनी मच्छरदानी उसे दे देना। हमारे खुक्कुन की मच्छरदानी बहुत बड़ी है, वरना वही दे देती। थोड़ा रुक कर उसने फिर कहा, यहाँ जितने मच्छर हैं, बच्चा अगर मच्छरदानी लाना भूल गया तो एक रात भी टिक नहीं पाएगा। शुक्र है कि तुम बिना मच्छरदानी के सो सकते हो। उषा खुशी से झूम रही थी। उसने लाड़ से कहा, तुम्हारे साथ यही तय रहा फिर। रंजीत की मेज से चाय का खाली प्याला उठाकर उषा पल भर में रसोई घर की ओर चली गई। रंजीत ने अब सिगार सुलगा लिया था। उसकी कुछ चिट्ठियां अभी बाकी थीं, जरूरी थीं, बहुत जरूरी। पिछले 1.5-2 महीनों से ये चिट्ठियां जवाब के इंतजार में थीं, लेकिन लिखने की इच्छा नहीं हो रही थी। लिखकर होगा भी क्या? हर एक अक्षर लिखे जाने के बाद मौत जैसे उसे निगल रही थी। ये चिट्ठियां जैसे जीते जी मुर्दा हो चुके लोगों के पते पर जा रही थीं। ये अभी से ही कितनी धुंधली और पुरानी लग रही थीं, जैसे इनका इस्तेमाल हो चुका हो और ये तार तार होकर बिखरी पड़ी हों। इन चिट्ठियों से दुनिया में किसका क्या भला होगा, बस एक व्यर्थ का प्रयास है। रंजीत को अपने जीवन की पुरानी तमाम चिट्ठियों की याद आने लगी। हजारों दिन बैठकर वे लिखी गई थीं, लेकिन आज उनका एक अंश भी कहीं मौजूद नहीं है। क्या इंसानी इस्तेमाल की कोई चीज इस दुनिया में टिकती है? सुबह शाम की चाय का वो स्वाद कितनी खूबसूरती से जीवित रहता है, खासकर तब जब वो पसंद के मुताबिक बनी हो। हर पल सिगार का वो आनंद। इंसान जितने सिगार खरीदता है, पीता है, जीवन का उपभोग उतना ही बढ़ जाता है। एक वास्तविक चीज का एहसास होता है। वरना ये चिट्ठी, उषा का प्रेम या नफरत, उपेक्षा, दूसरों की लिखी कहानियां, कविताएं, किताबें, दुनिया के तमाम लोगों की बातें और काम सब सिर्फ धुआं है, केवल शून्यता है। रंजीत काफी देर तक बैठा अपना सिगार पीता रहा। वो बाहर के उन 2 शिरीष के पेड़ों को टकटकी लगाकर देख रहा था। रसोई का काम निपटाकर उषा वापस आई और बोली,
एक पोस्टकार्ड दो। मेज के ऊपर थोड़ा झुककर खड़े खड़े ही उषा ने हल्दी लगे हाथों से चिट्ठी पूरी की। फिर रंजीत से कहा, इसे पोस्ट कर देना, मैंने रमेन को आने के लिए लिख दिया है। रंजीत बोला, सिर्फ लिखने से ही तो नहीं होगा। उषा ने हाथ बढ़ाकर रंजीत का मुंह दबा दिया। रंजीत ने उसका हाथ छुड़ाया और पूछा, क्या चाहती हो तुम? उसी क्षण उषा ने उस कार्ड को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और कहा, कुछ नहीं। अब रंजीत से उसकी और कोई बात नहीं थी। उषा के उस चेहरे को देखकर अब ये गुमान भी नहीं होता था कि कुछ ही पल पहले उसके हृदय से वो हल्दी लगा हुआ ममता भरा कार्ड निकला था, या फिर निकट भविष्य में वो कभी उदास मन से हल्दी पीसने जाएगी। उषा अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। संसार भाड़ में जाए, उसके जलते हुए हृदय की कीमत इस संसार से कहीं अधिक है। वही रमेन अगर अभी उषा दी कहकर पुकारता हुआ आ खड़ा होता तो उषा दरवाजा खोलकर रंजीत के लिए भी एक प्याली चाय बना लाती। लेकिन अब वो ये देखने भी नहीं जाएगी कि चूल्हे पर चढ़ाया हुआ मछली का झोल जलकर राख हुआ या नहीं। धीरे धीरे उषा के कमरे का दरवाजा खोलकर उसके कान में क्या ये नहीं कहा जा सकता, इतनी अधीरता क्यों? जीवन जो है वो जानकर भी। लेकिन इन सब बातों से अब कुछ नहीं होगा। जो रक्षा करेंगे उनकी जात ही अलग होती है। रंजीत बड़े असमंजस के साथ देख रहा था। उन्हीं में से एक वो बूढ़ा कपड़ा फेरी वाला विश्वेश्वर आ रहा था। कपड़ों की एक बड़ी सी गठरी कंधे से उतारकर विश्वेश्वर बाबू ने आवाज लगाई, बहू जी। विश्वेश्वर की आवाज उषा के लिए एक अलग ही चीज थी। कपड़ा वो खरीदे या न खरीदे, लेकिन तरह तरह के रंगों की साड़ियां और ब्लाउज पीस उलट पलट कर देखने में भी उषा को बड़ी खुशी मिलती थी। बहू जी, कपड़े लाया हूं बहू जी, कहाँ हो बहू जी? रंजीत ने कहा, किस तरह के कपड़े हैं जरा देखूं तो विश्वेश्वर बाबू। गठरी खोलूं? हाँ हाँ खोलिए ना। दरवाजे की ओट में खड़ी उषा को सुनाते हुए रंजीत ने कहा, गठरी खोलेंगे? भला ये भी कोई पूछने की बात है? बाजार में कच्चे केले के रंग कली कला पाता की एक ऐसी साड़ी आई है, उफ कितनी बारीक है, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उसे किसी इंसान ने बुना होगा। विश्वेश्वर हंसते हुए बोला, तो फिर उसे बुना किसने? रंजीत ने मजाक में कहा, सारी पक्षी और शुक पक्षी ने मिलकर। विश्वेश्वर गठरी खोलते हुए बोला, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत सीखी है आपने, अब रहने दीजिए और कपड़े देखिए। रंजीत बोला, ये सब तो मुझे खद्दर ही लग रहे हैं। खद्दर कहाँ? क्या बात करते हैं आप? ये देखिए जूट की साड़ी, ये मद्रासी देखिए, और ये देखिए ढाकाई साड़ी इतनी झीनी, ये तो खादी जैसी दिख रही है। खादी जैसी? झीनी? विश्वेश्वर बाबू हक्के बक्के रह गए। 2-4 पल तक उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। फिर खुद को संभालते हुए बोले, अच्छा ठीक है, अगर ढाकाई साड़ी आपको पसंद नहीं है तो ये बूटीदार देखिए। नहीं नहीं, कितनी भद्दी है, इसे हटाइए, दूर हटाइए विश्वेश्वर बाबू। विश्वेश्वर बाबू ने थोड़ा बिगड़ कर कहा, अच्छा तो आप साड़ियों की समझ रखते हैं? साड़ियों को खींचते हुए बोले, बड़ी समझ है आपकी, बहू जी होती तो। लेकिन विश्वेश्वर बाबू ने अपनी बात पूरी नहीं की। साड़ियों के उस विराट ढेर के बीच उनकी व्यापारिक बुद्धि बड़ी तेजी से काम कर रही थी। उन्होंने पूछा, भागलपुरी लेंगे? रंजीत ने सिर हिलाकर कहा, हटो भी, बनारसी बेकार, गुजराती वो तो बिल्कुल जहन्नुम की चीज है। भला बंगाली लड़की कभी गुजराती साड़ी में जचती है? क्यों? मर्दों जैसी लगती है या ज्यादा से ज्यादा नामर्दों जैसी, पर औरत जैसी तो कतई नहीं। रंजीत ने बड़े जोर से सिर हिलाया। विश्वेश्वर हार मानकर माथे का पसीना पोंछते हुए बोले, सस्ती लेंगे या कीमती? रंजीत सिगार सुलगा रहा था। विश्वेश्वर ने पूछा, तसर की लेंगे? रंजीत बोला, वो तो ब्राह्मण पुरोहितों के पहनने लायक है। विश्वेश्वर ने चिढ़कर कहा, साड़ियों का ज्ञान आपका बड़ा तेज है। चौखट पर धीरे से बैठते हुए बोले, बहू जी कहाँ हैं? विश्वेश्वर बाबू बहुत थक गए हैं। रंजीत बोला, अच्छा दिखाइए, खद्दर की साड़ी ही दिखाइए एक। विश्वेश्वर उत्साहित होकर बोले, हाँ ये हुई ना बात, मैं तो खद्दर लेकर ही निकला था, खद्दर बेचने के लिए ही। खद्दर की रंग बिरंगी साड़ियां बिछाते हुए विश्वेश्वर बाबू ने कहा, वो बनारसी वनारसी तो बस फांसने के लिए होती हैं। रंजीत बोला, देखे ना, मैंने भी खद्दर की धोती कुर्ता पांजाबी ही पहना है। आजकल तो बड़े बड़े घरानों की लड़कियां भी खद्दर की साड़ियां पहन पहनकर इस चीज को इतना शानदार बना दिया है कि लड़कियों पर इसके सिवा और कुछ जचता ही नहीं। क्या कहते हैं विश्वेश्वर बाबू? विश्वेश्वर बाबू ने सिर हिलाते हुए कहा,
बिल्कुल, ये देखिए बूटीदार खद्दर। रंजीत लाल, जर्दा, पीला और बैंगनी खादी की साड़ियों की ओर बड़े बेमन से देखते हुए बोला, खद्दर तो दूध जैसा सफेद होना चाहिए और उस पर मूंगा का चौड़ा बॉर्डर, पाड़। विश्वेश्वर ने झटके से रंगीन साड़ियां बटोरी और कहा, अच्छा समझ गया, अच्छा दे रहा हूं, जिसकी जैसी पसंद। रंजीत ने मुड़कर देखा, उषा आकर खड़ी हो गई थी। बड़े कौतुक के साथ साड़ियों की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर अब विरक्ति, हताशा या निष्क्रियता का एक बिंदु भी नहीं बचा था। वो अपनी पसंद की चीज चुनकर समेटने आई थी। वो काफी लेट हो गई थी। उसके चेहरे पर एक उत्सुकता, उत्साह और एक ऐसी भूख थी जैसे हिंसा का कोई अंत ही ना हो। क्या इसी तरह बाघिन शावक को अपनी कोख में ग्रहण नहीं करती? लड़कियों की ये तीव्र लालसा जीवन की किसी भी अभिलाषा या वस्तु के प्रति रंजीत को हैरान कर देती थी। वो खुद भी कोई नितांत वैरागी मनुष्य नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा शक्ति से किसी भी पल, किसी भी पसंदीदा चीज से खुद को कितनी जल्दी अलग कर सकता था। भला वो क्यों नहीं कर पाएगा? क्या हर कोई ऐसा नहीं कर पाएगा? रंजीत ने सिर झुकाकर जान लिया कि रमेन के लिए थोड़ी सी भी सहानुभूति कब उषा के हृदय से उड़ गई थी, इसका उसे पता भी नहीं चला। इतनी देर तक बिस्तर पर पड़े पड़े इस गटरी के प्रति लालच से ही उषा का मन भरा हुआ था। बनारसी और भागलपुरी साड़ियों के लिए उसका मन छटपटा रहा था। उषा उखड़ू बैठकर खद्दर की उन नीली पीली साड़ियों की भीड़ को अपने शंख जैसी सफेद और कठोर हाथों से हटाने लगी। उसने विश्वेश्वर बाबू की ओर देखते हुए चिढ़कर कहा, ये क्या उल्टी सीधी चीजें बिछाकर बैठ गए हैं आप? फिर रंजीत की ओर क्षमा, कौतुक और कोमल आंखों से हंसते हुए बोली, मर्द होकर साड़ी चुनने चले थे, जाओ अपना काम करो, मैं अब खुद चुन लूंगी। रंजीत ने पूछा, इतनी देर से क्यों नहीं आई? उषा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो विश्वेश्वर बाबू की खुली हुई गठरी की ओर देखकर होंठ सिकोड़कर बोली, ये है आपकी बनारसी? विश्वेश्वर बाबू ने लज्जित होकर कहा, तुम्हें और कीमती चाहिए बहू जी? माथे का पसीना पोंछते हुए उन्होंने आगे कहा, वो तो अभी पास में नहीं है, मंगवानी पड़ेगी। उषा बोली, दाम वाम की बात मैं नहीं जानती, पर ये क्या चीज है? छी, इसे कोई पहनता है? सचमुच बड़ा मन खराब हो जाता है। रंजीत ने देखा कि उषा ने कैसी शानदार साड़ी चुनी थी, लेकिन फिर भी उसी ढेर के बीच से उसने एक बनारसी साड़ी निकाल ही ली और उसे अपने घुटनों और बोध के बीच दबाकर रख लिया, जैसे बाघ अपने पंजों से दबाकर शिकार पर अपना अधिकार जमा लेता है। रंजीत की ओर देखकर उषा बोली, हाँ, वैसी ही एक साड़ी मैंने कलकत्ता में देखी थी। वही जो उस दिन जब तुम गई थी? तो क्या वो फैशन अभी भी चल रहा है? बहुत लोग पहनते हैं। वैसी साड़ी आपके पास नहीं है क्या विश्वेश्वर बाबू? विश्वेश्वर बाबू अपनी बाईं हथेली पर खैनी मल रहे थे। उन्होंने चौखट की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, अच्छा देखूंगा। उषा ने उत्साहित होकर पूछा, कब देखेंगे? अच्छा, लाकर दूंगा। उषा ने थोड़ा आश्वस्त होकर कहा, जितनी जल्दी हो सके। विश्वेश्वर बाबू ने दबी आवाज में कहा, ठीक है। फिर गला साफ करते हुए बोले, एक मुर्शिदाबादी सिल्क की साड़ी क्यों नहीं ले लेती? प्रलोभन में आकर उषा बोली, कहाँ दिखाइए तो। अब रंजीत की बारी थी उसे रोकने की। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगा? 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में ही उसकी जान निकल रही थी। लेकिन जब वो विरोध करने गया तो उसका गला सूख गया। उषा की उस हिंसक लिप्सा के सामने रंजीत को अपनी वो स्थिर, शांत कल्पना और विचारों की दुनिया जैसे जीवन ही नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो खुद कोई जीता जागता इंसान ही नहीं है। विश्वेश्वर और उषा इस वक्त कितने गहरे और सच्चे इंसान लग रहे थे। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।